तो क्या हाल चाल है। टाइगर जिंदा है और बिल्कुल भी चकाचक नहीं है, क्योंकि उसकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और उनमें से एक प्रॉब्लम है आलस की, और बाकी की प्रॉब्लम्स पर्सनल हैं। इसीलिए अपनी बकवास को बंद कर वीडियो आगे बढ़ाते हैं। कहानी की शुरुआत सुसिन से होती है, जो एक हीरो की तरह जीता था और सभी को बचाता था। लेकिन इस बार वो अपने बचाव के लिए सुसिन को ही गोली मार देती है, जबकि उसे पता था कि सुसिन के मरने के बाद वो गुंडे उसका भी यूज करेंगे। सुसिन मन ही मन कहता है कि अगर उसे इस बार चांस मिला तो वो एक हीरो की नहीं बल्कि विलन की लाइफ जिएगा, और उसकी ये इच्छा पूरी हो जाती है और वो एक मुरीम वर्ड में ट्रांसफर हो जाता है। मुरीम वर्ड के सुसिन का नाम भी सुसिन था, जो जख्मी हालत में बेड पर पड़ा हुआ था। सुसिन की बहन सुसिन के लिए खाना लाई थी और उसका भाई कई दिनों से नहीं उठा था। वो अपने भाई से भीख मांगती है कि वो उठ जाए। तभी सुसिन को उसकी सारी मेमोरीज याद आने लगती हैं कि कैसे उसके साथियों ने उसे धोखा देकर मारना चाहा और उसे अधमरी हालत में छोड़ दिया, और बारिश में उसकी बहन उसके लिए रोती रही। मेमोरीज आने के साथ सुसिन को एक सिस्टम मिलता है जो उसकी पिछली जिंदगी के स्किल्स और एबिलिटीज को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। सुसिन उस सिस्टम की आवाज सुनकर हैरान रह जाता है और वो सिस्टम से पूछता है कि वो कौन है, जिस पर सिस्टम उसे जवाब देता है कि वो ग्रेटेस्ट इवल सिस्टम है जिसने सुसिन को वापस जिंदा किया। तभी सुसिन के घर के सामने कुछ गुंडे आ जाते हैं जो उसकी बहन को बेचकर कुछ पैसे कमाना चाहते हैं। उनमें से एक सुसिन की बहन को बहला फुसला कर ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुसिन की बहन कहती है मेरे भाई ने कहा है कि किसी अनजान आदमी के साथ मत जाना। लेकिन उनमें से एक सुसिन के बहन के हाथ को पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम्हारा भाई जल्द ही मर जाएगा, हम उसे दफना देंगे, फिक्र मत करो। लेकिन सुसिन की बहन उस मोटे के हाथ पर काट लेती है, जिससे वो मोटा सुसिन की बहन को दूर झटक देता है और गुस्से में अपनी तलवार को उसकी तरफ कर देता है। तभी सुसिन बाहर आ जाता है, जो जख्मी हालत में उन लोगों को अपनी बहन से दूर हटने के लिए कहता है, और वो सभी ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि सुसिन अभी तक जिंदा है। वहीं सुसिन की बहन उसे देखकर खुश हो गई थी कि वो आखिरकार उठ गया। तभी वो मोटा सुसिन से कहता है हमने तुम्हारी बहन को बेचने का डिसाइड किया है और उसे बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे उससे हम तुम्हारा हिसाब चुकता कर देंगे। ये सुनकर सुसिन अपनी जंग लगी तलवार निकाल लेता है और उन सबसे कहता है मैंने हमेशा दोस्ती और यारी को सबसे ऊपर रखा, मैंने कभी कानून नहीं तोड़ा। तुम सभी कुत्ते की दुम हो जो हर बार मेरे सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ते, और इस बार तुमने निहत्ती लड़की पर हमला करने की कोशिश की। ये सुनकर वो सभी हंसने लगते हैं और वो मोटा सुसिन से कहता है तुम अपनी उस जंग लगी तलवार से हमें डराने की कोशिश कर सकते हो। तभी सुसिन तेजी से उसके सामने आ जाता है और अपनी जंग लगी तलवार से उसकी गर्दन को काटकर उसे वहीं पर मार देता है। और सुसिन को बड़ा मजा आता है किसी इंसान को जान से मारने में, और उस मोटे को मरता देखकर दूसरा वहां से भागने लगता है, जिसके गले पर सुसिन अपनी तलवार रख देता है और उससे कहता है अगर तुम हिले तो तुम्हारी मौत पक्की। वो टकला सुसिन को बताता है ये सारा प्लान साडाव का था कि वो सुसिन को मारकर उसकी बहन को बेच दे, इसमें उसका कोई हाथ नहीं। सुसिन भी पहले इन सब में से एक था। वो टकला सुसिन के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और उसे अपनी दोस्ती की याद दिलाता है। सुसिन उस टकले से कहता है इस मोटे को ले जाओ और जल्द ही मैं साडाव के पास आऊंगा वो सब लेने जो मेरा है। ये सुनकर वो जल्दी से मोटे को लेकर वहाँ से भागने लगता है। तभी सुसिन उस टकले को रोककर उसके सारे पैसे ले लेता है। फिर सुसिन और उसकी बहन वहाँ से बाहर निकल आते हैं। सुसिन की बहन सुसिन से कहती है क्या उसने उन्हें मार दिया है, जिस पर सुसिन उसे समझाने लगता है कि उसने किसी को मारा नहीं बल्कि उन्हें सबक सिखाया है ताकि वो सभी दोबारा उन्हें आकर तंग न करे। लेकिन सुसिन की बहन कहती है उसे पता है कि उसके भाई ने उसे बचाने के लिए उनको मार दिया है, तो सुसिन को उसे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। और उसकी बहन ये भी बताती है कि जब वो जख्मी हालत में बेहोश था तब ऐसे गुंडे उसे परेशान करने आया करते थे, वो तब भी उन गुंडों से नहीं डरती थी। सुसिन अपनी बहन को अब चिंता करने से मना करता है। वो अब हमेशा अपनी बहन का ख्याल रखेगा ताकि उसे कोई चोट ना पहुंचा पाए। फिर सुसिन अपनी बहन को एक बच्चे संभालने वाली लेडी के पास छोड़ देता है और वो लेडी को बताता है कि वो जिहांगो जा रहा है, जहाँ लोगों को मार्शल आर्ट सिखाई जाती है और वहाँ के लोगों को खाने पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। वो लेडी सुसिन से कहती है कि अपने आप को खतरे में डालने से पहले ये याद रखना कि यहाँ पर उसकी बहन उसका इंतजार कर रही है। जिसके बाद सुसिन वहाँ से चला जाता है। वो जा ही रहा था कि तभी सिस्टम की आवाज आती है कि उसने बुलीज को मारने का क्वेस्ट पूरा कर लिया है, जिससे उसे 2 बिगिनिंग लेवल की स्किल मिलती है। पहली का मुझे समझ नहीं आया और दूसरी स्वॉर्ड्स मास्टरी है। ये आवाज सुनकर सुसिन फिर से हैरान रह जाता है। सुसिन के पूछने पर सिस्टम उसे फिर से बताता है कि वो कौन है और सुसिन के सामने वो सिस्टम आ जाता है जो सुसिन को बताता है कि सिस्टम में वो सारी चीजें शामिल हैं जिससे वो एक महान नाइट बन सकता है, जिसके लिए उसे मिशंस पूरे करने होंगे और उसे विलन्स पॉइंट मिलेंगे जिससे वो लॉटरी निकाल सकता है और कुछ चीजों को एक्सचेंज कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम्हारे पास मेरी दी गई टेक्निक ना होती तो तुम उन लोगों से निपट भी ना पाते। सुसिन उस सिस्टम से पूछता है कि मैं इसे कैसे यूज करूंगा
करूंगा, जिस पर वो सिस्टम कहता है खुद ही जानो। और सिस्टम के जाते ही उसके ऊपर पूरी लॉटरी की मशीन गिरने लगती है, जिसे सुसिन साइड हटकर डॉज करता है और सिस्टम को गालियां देने लगता है। दूसरी तरफ उस मरे हुए मोटे को उनका लीडर एक आदमी के पास लेके जाता है जो लोगों को पैसे लेकर मारता है। उस आदमी का नाम लियू था। वो मोटे की बॉडी को देखकर कहता है लगता है इसे किसी जीनियस ने मारा है, वो भी एक ही ब्लो में। इसके कट का शेप बिल्कुल स्मूथ है। ये सुनकर उनका लीडर हैरान रह जाता है कि सुसिन इतनी जल्दी इस लेवल तक पहुंच गया और सुसिन ही लीडर बनने वाला था, लेकिन इस लीडर ने सुसिन को मरवाने की कोशिश की। सुसिन लड़ने में अच्छा था लेकिन तलवारबाजी में नहीं। और लियू को भी ये सुनकर अजीब लग रहा था क्योंकि इस लेवल तक पहुंचने के लिए लोगों को 1 दशक लग जाते हैं। और ये सुनकर लीडर भी हैरान था। उसे लग रहा था कि कहीं सुसिन इनर कल्टीवेशन टेक्निक तो नहीं कर रहा। लियू बताता है कि इनर कल्टीवेशन करना और उसकी एनर्जी को रिफाइन करना ये सबकी बस की बात नहीं है, लेकिन जो कि वो लीडर इनर कल्टीवेशन नहीं कर पाता था, इसीलिए उसे इनर कल्टीवेशन के बारे में ज्यादा मालूम नहीं था। लियू उसे चिंता करने से मना करता है और सुसिन को मारने के लिए उससे 10,000 सिल्वर टेल्स लेता है। दूसरी तरफ लियू उन्हीं सबके पास आ रहा था जिसके पास एक पिल थे जो उसकी स्ट्रेंथ को नरिश करके उसकी ताकत को बढ़ाता। ये ज्यादा खास नहीं थे लेकिन कुछ न होने से बेहतर तो अच्छा ही है। जैसे ही वो पिल को खाता है उसे सिस्टम की तरफ से एक मिशन दिया जाता है जिसमें उसे ईगल गैंग के लीडर को मारकर उसका लीडर बनना पड़ेगा और उसे रिवॉर्ड के तौर पर 10 सिल्वर पॉइंट और एक नरिशिंग पिल दी जाएगी। फेल होने पर उसका एक हाथ काट दिया जाएगा और ऐसी पेनल्टी का सुन के सुसिन डर जाता है। लियू सीधा ली सडाओ यानी लीडर के पास जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन उसके चमचे सुसिन को रोक देते हैं, जिस पर सुसिन कहता है कि उसे ली सडाओ से मिलना है। वो सभी ये सुनकर हैरान रह जाते हैं कि लियू उनके बॉस का नाम ले रहा है। वो सभी कुछ कर पाते उससे पहले लियू अपनी तलवार को निकालकर उसके गर्दन पर रख देता है। वही लीडर लियू के कहे अनुसार उसे उसके सिल्वर टेल से दे देता है ताकि वो सुसिन को मार पाए। तभी वहाँ पर सुसिन आ जाता है जिसे देखकर लीडर खुश हो जाता है कि वो अपने मौत के मुंह में खुद चला आया है। और लियू भी सुसिन को देखते ही उसे मारने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। सुसिन तेजी से लियू को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन लियू अपने हाथों से ही सुसिन की तलवार को रोक देता है। और वो जिस टेक्निक का यूज कर रहा था उसका नाम आयरन पाम टेक्निक है। वो सुसिन की इतनी पावर को देखकर हैरान था। वो कुछ सोचता उससे पहले लियू उसे मारकर आगे गुजर जाता है। और सुसिन ने जिसे मारा है वो मेन फिक्शन के लीडर का स्टेप सन है, जिसे देखकर वो लीडर हैरान हो गया था। लीडर अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि वो सभी सुसिन को मिलकर पकड़े और वो खुद दूसरी तरफ भागने लगता है, जिसे देखकर सुसिन अपनी तलवार को उसके सामने फेंक देता है। और सुसिन उससे कहता है मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम अपने भाइयों को जोखिम में डालकर खुद वहां से भाग जाते हो। वैसे तुम रुक क्यों गए? अपनी जिंदगी के लिए भागोगे नहीं? वो लीडर सुसिन को कुछ एक्सप्लेन करने वाला था, लेकिन सुसिन अपनी तलवार निकालने के साथ उस लीडर की गर्दन को भी उड़ा देता है और उस लीडर को मारते ही सुसिन उस लीडर की जगह ले लेता है और ये बात वो सभी को बता देता है। और किसी को ऑब्जेक्शन हो तो वो सामने आ सकता है, जिस पर उनमें से एक आदमी सामने आता है जो सुसिन को बताता है कि लीडर और लियू उन लोगों को बहुत परेशान करते थे। उन दोनों के मरने से ये सभी बहुत खुश हैं और इस आदमी का नाम हुआंग है। सुसिन को हुआंग पसंद आता है और अगर सुसिन गैंग के आसपास नहीं हुआ तो उसके बाद हुआंग ही गैंग को संभालेगा, जिसके लिए हुआंग सुसिन को धन्यवाद कहता है। साथ ही वो सुसिन को बताता है कि उसने लीडर और लियू को मार दिया है, जिसकी एक्सप्लेनेशन उसे आगे देनी होगी। सुसिन लीडर बन चुका है, लेकिन उसे मिशन कंप्लीट करने की नोटिफिकेशन नहीं आई थी, यानी जब तक उसे हायर अप्स अप्रूवल नहीं देंगे तब तक वो लीडर नहीं माना जाएगा। सुसिन हुआंग से पूछता है कि उनके पास कितना पैसा है, जिस पर हुआंग बताता है कि उनके पास 1 मिलियन टेल्स हैं, जिन्हें लेकर सुसिन हायर अप्स के पास जाएगा। जिसे सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये पूरी तरीके से सुसाइड है कि वो थर्ड मास्टर हु के स्टेप सन को मारने के बाद उनके पास मिलने जा रहा है। और अगर सुसिन वहां से जिंदा बचकर आ जाएगा तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि सुसिन कॉन्फिडेंट है या सिर्फ ये उसका घमंड है। जिसके बाद हुआंग सुसिन को थर्ड मास्टर हु के पास लेके जाता है और सुसिन का इंतजार वहां पर पहले से हो रहा था और वो दोनों गार्ड्स आपस में बातें करने लगते हैं कि अगर सुसिन यहाँ से जिंदा बचकर आ गया तो वो मूनिंग वर्ल्ड में अपना नाम बना लेगा। इस वजह से नहीं क्योंकि उसने लीडर को मारा है कि उसने लीडर को मारा, बल्कि इस वजह से क्योंकि वो देखने में नॉर्मल पर्सन नहीं लगता। सुसिन थर्ड मास्टर हु के पास जाता है जो स्काई फिक्शन का लीडर है और उसी के नीचे ईगल गैंग आती है। मास्टर हु सुसिन से पूछता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे बेटे को मारने के बाद तुम मेरे सामने खड़े हो। सुसिन को पता था कि थर्ड मास्टर उसे नहीं मारेगा और ये सुनकर सुसिन मास्टर हु को इंटरेस्टिंग लगने लगता है। साथ ही मास्टर हु सुसिन से एक्सप्लेनेशन मांगता है कि क्या उसने अपने स्टेपसन को 20 साल तक पाल पोस कर इसीलिए बड़ा किया ताकि सुसिन एक दिन उसे आकर मार डाले। और उसके बावजूद भी सुसिन को लगता है कि मास्टर हु उसकी जान नहीं लेगा। वो अपने हाथ में कप को तोड़कर प्रेशर रिलीज करता है ताकि सुसिन डर जाए
सुसिन मास्टर हु से कहता है, मुझे पता है कि आप मुझे नहीं मारेंगे क्योंकि मैंने आपकी बहुत बड़ी मदद की है। ये सुनकर मास्टर हु हैरान रह जाता है कि सुसिन ने उसकी मदद कैसे कर दी। सुसिन मास्टर हु को बताता है मास्टर हु 55 साल का है और उसका स्टेपसन 40 साल का, लेकिन फिर भी वो मास्टर हु के अंडर रहकर काम कर रहा था। दोनों की उम्र में ज्यादा अंतर नहीं था, तो क्या उसकी कोई गारंटी है कि उसका स्टेपसन उसके खिलाफ साजिशें नहीं रच रहा था। हुआंग पीछे से सुसिन को रोकने की कोशिश करता है कि कहीं इतनी जबान चलाने की वजह से उनकी गर्दन न कट जाए, लेकिन सुसिन कहता है कि मास्टर हु मुझे से ज्यादा जानते हैं क्योंकि उन्होंने उसके साथ ज्यादा समय बिताया है और उसके स्टेपसन के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि मास्टर हु को मारकर उनकी जगह लेना। ये सुनकर मास्टर हु हंसने लगता है क्योंकि ये बातें सच थी। मास्टर हु सुसिन की तारीफ करता है कि लोग अफवाह उड़ा रहे थे कि उसके पास इनर कल्टीवेशन है, लेकिन मास्टर हु को लगता है कि सारा खेल उसके दिमाग का है। लेकिन फिर भी इतनी सी बात के लिए वो सुसिन को जिंदा तो नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो था तो इनकी फैमिली का मेंबर ही। तभी सुसिन मास्टर हु के सामने अपने घुटने टेक देता है और अपने आप को उसके स्टेपसन के तौर पर प्रेजेंट करता है। साथ ही उसे अपने साथ लाए हुए 1 मिलियन टेल्स भी देता है, जिसे मास्टर हु एक्सेप्ट कर लेता है और सुसिन को उठने के लिए कहता है। साथ ही वो सुसिन को ईगल गैंग का लीडर भी बना देता है और ये बात वो अपने हायर अप्स को रिपोर्ट कर देगा और सुसिन मास्टर हु को स्टेप फादर बुलाने लगता है, जो कि सुसिन अब मास्टर हु का स्टेपसन है। इसीलिए वो सुसिन को अपने 2 आदमी भी देता है, पहला हुआई और दूसरा जी गैंग। हुआई सुसिन से अच्छे से बात करता है कि वो अब से सुसिन के अंडर में रहेगा, जिस पर सुसिन कहता है वो दोनों सीनियर्स हैं और उनसे ही सुसिन को सीखने को मिलेगा। जिसके बाद वो दोनों बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद मास्टर हु सुसिन से कहता है कि वो इनर कल्टीवेशन को परफॉर्म कर रहा है। ये सुनकर सुसिन हैरान होने का नाटक करता है। मास्टर हु कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इनर कल्टीवेशन टेक्निक को नहीं जानना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास अपनी खुद की टेक्निक है। सुसिन मास्टर हु से कहता है कि उसने सुना था फिक्सन मास्टर के साथ 3 ब्रांच मास्टर ही इनर कल्टीवेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। मास्टर हु कहता है कि जब फिक्सन शुरू किया गया था तो वहाँ पर 3 ही यंग मास्टर थे, तो उन्हें इनर कल्टीवेशन टेक्निक क्यों नहीं दी जाएगी। और इनर कल्टीवेशन कर पाना यही बड़ी बात नहीं है, बल्कि उनका सही तरीके से अभ्यास करना ये भी बड़ी बात है। वो 40 साल से इनर कल्टीवेशन कर रहा है, लेकिन उसने 108 में से सिर्फ 13 एक्यू पॉइंट्स को ओपन कर पाया है। ये सुनकर सुसिन उसकी झूठी तारीफ करने लगता है कि उसके सामने तो 36 एक्यूपंक्चर वाले भी नहीं टिक सकते। मास्टर हु सुसिन को झूठी तारीफ करने से मना करता है और साथ ही वो हायर अप्स को रिपोर्ट कर देगा ताकि सुसिन को कोई इफेक्ट न पड़े। जिसके बाद सुसिन वहां से जाने लगता है। पास में खड़ा काउंसलर मास्टर हु से कहता है इसकी ये इंटेलिजेंस और दूर तक देखने वाली आंखें भयावह हैं। क्या आपको नहीं लगता फिर से एक स्टेपसन चंडाओ की तरह एक और नहीं बना रहे। जिस पर मास्टर हु कहता है वो इतना बेवकूफ भी नहीं है कि कोई गलत कदम उठाए। जिसके बाद सुसिन बाहर आ जाता है और हुआई जी गैंग का धन्यवाद करता है कि वो दोनों सुसिन के साथ जाएंगे, लेकिन जी गैंग कहता है मैं थर्ड मास्टर के कहने पर तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। इसका मतलब ये मत समझना कि मैं तुम्हारे ऊपर अंधा विश्वास करता हूँ। ये सुनकर हुआंग उस पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन हुआई बताता है कि जी गैंग ऐसा ही है और हुआई सुसिन के साथ जाने के लिए तैयार था। ये सुनकर हुआंग जी गैंग से कहता है कि अपने भाई को देखो कि वो कितना हम्बल और अच्छा है। जिस पर सुसिन हुआंग से कहता है तुम नहीं समझोगे, जो कुत्ते भौंकते नहीं वो काटते बहुत अच्छा है। जिसके बाद सिस्टम की तरफ से उसे नोटिफिकेशन आता है कि उसका मिशन कंप्लीट हुआ। फिर सुसिन अपनी बहन को वापस लेने के लिए जाता है। अपने भाई को देखकर लिजी खुश थी। साथ ही सुसिन लिजी को बताता है कि उनके पास एक घर भी है। तभी सुसिन की नजर लिजी के हाथ पर जाती है और उसके हाथ पर उसका ब्रेसलेट नहीं था और ये सुनकर लिजी अपना हाथ छुपाने लगती है। सुसिन उससे पूछने लगता है कि कहीं उसने अपना ब्रेसलेट खो तो नहीं दिया। लिजी बताती है कि उसने ब्रेसलेट को खोया नहीं है, बल्कि जब सुसिन बीमार था तो उसकी दवाइयां लेने के लिए वो एक शॉप पर गई थे। शॉप ओनर ने उसे कुछ दिया भी नहीं और उससे उसका कंगन भी ले लिया। सुसिन उसे चिंता करने से मना करता है और वो कल ही लिजी के साथ जाकर उसका कंगन वापस लाएगा, लेकिन उससे पहले वो लिजी को उसका नया घर दिखाएगा। ये सुनकर लिजी खुश हो जाती है। जिसके बाद सुसिन और उसकी बहन अपने नए घर में आ जाते हैं। लिजी उसकी बहन अपने नए घर को लेकर बहुत खुश थे और वहीं सुसिन कल्टीवेट कर रहा था और उसने अपने पूरे 13 एक्यू पॉइंट्स को खोल लिया था और वो ये देखना चाहता था कि मास्टर हु जिसे यहाँ तक पहुँचने में 40 साल लग गए, सुसिन ने उसे कुछ ही दिनों में कर दिया और ये बात जब उसे पता चलेगी तो उसका रिएक्शन देखने लायक होगा। कल्टीवेशन में सुधार होने की वजह से उसे सिस्टम की तरफ से रिवॉर्ड दिया जाता है, एक इल्यूजनरी स्वॉर्ड आर्ट टेक्निक जिसका ग्रेड 1.5 स्टार है। साथ ही उसे सिस्टम की तरफ से एक और मिशन दिया जाता है जिसमें उसे 1 महीने के अंदर 1 लाख सिल्वर टेल्स कमाने हैं। रिवॉर्ड के तौर पर एक मिडिल ग्रेड की लकी स्पिन, साथ में 200 विलन पॉइंट्स दिए जाएंगे और पेनल्टी के तौर पर एक टेक्निक उससे हमेशा के लिए छीन ली जाएगी। ये सुनकर सुसिन सदमे में चला जाता है क्योंकि पिछला लीडर महीने के 10,000 सिल्वर टेल्स कमाता था और उसे आधे साल के अंदर 1 लाख सिल्वर टेल्स कमाने हैं, जिसके लिए उसे प्लान बनाना होगा। और सुसिन को ये जो मिशन मिला है वो मेन मिशन है। इससे पहले सुसिन को नोविस मिशन मिल रहे थे, यानी नौसिखिया वाले। सुसिन सिस्टम से पूछता है कि जब उसे नौसिखिया वाले मिशन दिए जा रहे थे तो उसकी
उसकी पेनल्टी इतनी ज्यादा क्यों थी, जबकि मेन मिशन में पेनल्टी इतनी कम है। जिस पर सिस्टम उसे कहता है कि वो मिशन इतने छोटे थे कि अगर सुसिन उसे न पूरा कर पाता तो इससे अच्छा उसका मर ही जाना था। ये सुनकर सुसिन सदमे में चला जाता है कि सिस्टम उसका दोस्त है या दुश्मन। फिर सुसिन बाहर आ जाता है जहाँ हुआंग सुसिन के कहने पर अपनी गैंग के कुछ लोगों को लेकर आया था और उन सभी को लेकर सुसिन लीजी का कंगन लेने जाता है जो एक मेडिकल हॉल के ओनर के पास थे। और ये ओनर जानता है कि ये कंगन कितना कीमती है, अगर ये जोड़े में होता तो इसकी कीमत और ज्यादा जाती। सामने खड़ी लेडी कहती है उसे नहीं पता था कि इस कंगन का एक और जोड़ा होगा, नहीं वो उस लड़की से किसी न किसी तरीके से उस दूसरे कंगन को भी निकलवा लेती। तभी पीछे से सुसिन और उसकी बहन आ जाते हैं। लीजी को देखकर वो लेडी ओनर को बता देती है कि ये वही लड़की है और ये सुनते ही उस ओनर का नाटक शुरू हो जाता है कि ये लड़की फिर से यहाँ पर हंगामा खड़ी करने आई है। जो पिछली बार उसने किया था उसकी वजह से उन लोगों का बहुत नुकसान हो गया है और एक कंगन उसकी भरपाई नहीं कर सकता, इसीलिए वो ओनर उनसे दूसरा कंगन भी मांगने लगता है। लीजी कुछ बोलने वाली थी लेकिन सुसिन उसे साइड कर उस ओनर से कहता है तुम्हारा बिजनेस इतना भी बड़ा नहीं है कि उसका नुकसान भरने के लिए तुम्हें एक कंगन की जरूरत पड़े। जिस पर वो ओनर कहता है कि हम कुछ ही मिनटों में कई सारी सिल्वर टेल्स कमाते हैं और उसकी वजह से हमने कई सारे ग्राहक खो दिए। जिस पर लीजी कहती है कि ये सब झूठ है। वो ओनर कहता है कि भले ही ये चाहे जैसा रहा हो लेकिन अगर वो दोनों इससे बचना चाहते हैं तो वो दूसरा कंगन उन्हें सौंप दे, वरना वो हायर अप्स को बुलाकर उन दोनों को जेल की हवा खिला देगा। सुसिन उससे कहता है मैं भले ही जेल की हवा खाऊं लेकिन अब तुम कुछ भी खाने पीने के लायक नहीं रहोगे। ये सुनकर वो ओनर हंसने लगता है और उसे लगता है कि सुसिन उसे बेवजह की धमकी दे रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन ईगल गैंग करता है और ईगल गैंग के लोग सुसिन के हाथ पैर तोड़ देंगे। तभी सुसिन हुआंग को बुलाता है जिसे देखकर वो ओनर हुआंग के सामने सर झुकाता है और हुआंग सुसिन के सामने, और ये देखकर वो ओनर हैरान रह जाता है कि सुसिन ईगल गैंग का नया लीडर है और हुआंग भी उस ओनर को सुसिन से इंट्रोड्यूस करवाता है। हुआंग ओनर को समझाता है कि उसने बॉस को ब्लैकमेल करके अपनी कब्र खुद ही खोद ली है। ये सुनकर वो ओनर डर जाता है और सुसिन से माफी मांगने लगता है जिसे देखकर सुसिन हंसने लगता है। वही हुआंग सुसिन से कहता है क्या मैं आपके लिए इसे निपटा दूं? ये सुनकर वो ओनर घुटने पर आ जाता है और सुसिन से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। वो कंगन के साथ सिल्वर टेल्स भी देने के लिए तैयार था लेकिन सुसिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ओनर को अपंग बनाकर उसे छोड़ देने के लिए कहता है और साथ ही उस ओनर ने सुसिन को उंगली दिखाई थी और इस मुरीम वर्ड में किसी को उंगली दिखाना यानी उसकी बेइज्जती करना है और उस ओनर को अभी भी लग रहा था कि वो बच सकता है, इसीलिए वो हायर अप्स की धमकी देने लगता है। सुसिन बाहर जाकर अपनी बहन के कान बंद कर लेता है ताकि उसे ओनर की चीखें न सुनाई दे और वो सभी मिलकर उस ओनर को इतना मारते हैं कि वो मरने की हालत में आ जाता है। हुआंग उन सभी को समझा देता है कि इस मोटे को पट्टी में बांध दो और अगर ऑफिसर्स आते हैं तो उन्हें क्या करना है वो भी हुआंग अपने मेंबर्स को समझा देता है। जिसके बाद वो लीजी के कंगन को ले आता है और सुसिन को दे देता है और उस कंगन की क्वालिटी बहुत ज्यादा थी, यानी सू फैमिली नॉर्मल फैमिली नहीं थी और इस कंगन को लेकर सुसिन के दिमाग में कोई भी मेमोरी नहीं है और लीजी अभी बहुत छोटी है और इसीलिए उसे इस कंगन के बारे में तो बिल्कुल भी पता नहीं होगा। फिर सुसिन उस कंगन को लीजी को पहना देता है। फिर सुसिन हुआंग को ऑर्डर देता है कि जितने भी बिजनेसमैन ईगल गैंग के अंडर आते हैं उन सभी को पवेलियन में इकट्ठा किया जाए। 1 घंटे बाद सभी बिजनेसमैन पवेलियन में इकट्ठा हो जाते हैं और ईगल गैंग सभी बिजनेसमैन को प्रोटेक्शन देती है, तभी वो सभी अपना बिजनेस अच्छे से चला पाते हैं। और अगर ईगल गैंग ना हो तो उन सभी का धंधा ठप पड़ जाएगा या फिर उन्हें किसी और की मदद लेनी पड़ेगी। और उन सभी के बीच 2 बिजनेसमैन और थे जो आपस में बात कर रहे थे कि ये नया लीडर कैसा है, क्योंकि अभी अभी उसने मेडिसिन पवेलियन के ओनर को अपंग बना दिया है। इसका नाम है ड्रिंकन पवेलियन से हांट और ये है गैम्बलिंग पवेलियन का ओनर हुई। लेकिन वो मेडिसिन पवेलियन का ओनर इतना भी कुछ खास नहीं था क्योंकि यहाँ पर जितने भी बिजनेसमैन बैठे हैं वो सभी हायर अप्स के हैं, यानी उन सभी का बिजनेस यहाँ पर टॉप पर है और सुसिन उन्हें ऐसे ही हाथ नहीं लगा सकता और अगर वो कुछ करता भी है तो उसे ऑफिसर्स को जवाब देना होगा। तभी सुसिन आ जाता है और उन सभी को ग्रीट करता है जिसके बदले वो सभी भी सुसिन को ग्रीट करते हैं। सुसिन सीधा मुद्दे पर आ जाता है कि वो सभी ईगल गैंग को टैक्स भरते हैं ताकि उन सभी की प्रोटेक्शन की जाए और इसीलिए अब तक उन पर कोई आंच नहीं आई। लेकिन अगर पैसों को देखा जाए तो उस पर सुसिन को कुछ बात करनी है। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं कि अब प्रोटेक्शन फीस बदली जाएगी, जबकि इस महीने की शुरुआत में ही प्रोटेक्शन फीस तय हो चुकी थी। जिस पर सुसिन कहता है कि ये पहले के लीडर ने किया था, अगर वो रूल्स बना सकता है तो मैं भी रूल्स बना सकता हूँ और आज इसे तुम सभी को प्रोटेक्शन फीस देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं कि सुसिन इतना काइंड क्यों बन रहा है। हांट सुसिन से कहता है क्या आप मजाक कर रहे हैं? जिस पर सुसिन कहता है बिल्कुल नहीं, प्रोटेक्शन फीस हटाई गई है लेकिन तुम सभी को महीने के आखिर में अपनी कमाई का 10% मुझे देना होगा।
ये सुनकर सभी घबरा जाते हैं क्योंकि ये प्रोटेक्शन फीस से कई ज्यादा है, जिसे देखकर सुसिन उन सभी से कहता है ये वो फ्री में नहीं करने वाला, बल्कि सुसिन उन सभी के प्रॉफिट को इंक्रीज भी करेगा। लेकिन उन सभी को ही सुसिन के शब्दों पर भरोसा नहीं था। सुसिन की बातों पर उन सभी को भरोसा हो, इसीलिए सुसिन सबको प्लान बताता है कि उनके पास सबसे बेहतर चीजें हैं जो कस्टमर को अलग एक्सपीरियंस देती हैं। अगर कोई कस्टमर गैम्बलिंग den में बैठा है और उसके साथ कोई सुंदर लड़की है तो वो अपने पैसे को ज्यादा खर्च करेगा, और जब उनके पास पैसे कम पड़ जाएंगे तो वो लड़कियां कस्टमर से फ्लर्ट करेंगी और उन्हें ज्यादा से ज्यादा वाइन और खाना देंगी, और जब वो कस्टमर थक जाएंगे तो वो जाकर इनमें आराम करेंगे। सोचो अगर ऐसा चलता रहा तो क्या तुम्हें किसी भी कस्टमर की चिंता करने की जरूरत पड़ेगी। ये प्लान ऐसा था कि अगर कोई कस्टमर एक जगह पर जाता है तो उन्हें बाकी की जगह जाना ही पड़ेगा। ड्रिंकन पवेलियन का हांट कहता है अगर एक दूसरे के बिजनेस साथ में चलेंगे तो इससे उन्हें जगह भी बदल लेनी पड़ेगी। लेकिन सुसिन उन्हें समझाता है कि उनके पास नेचर का एडवांटेज है और हमारे एरिया को दूसरे एरिया से कंपेयर किया जाए तो वहाँ पर घर ही घर हैं, बस उन्हें अपनी जगह की सजावट को बदलना होगा। सबको सुसिन का प्लान अच्छे तरीके से समझ आ गया था, लेकिन फिर भी उन सभी को 10% बहुत ज्यादा लग रहा था और ये बात कोई बोलना नहीं चाहता था। मास्टर हुई जो गैम्बलिंग den का ओनर है वो सुसिन से ये बात कहता है और वो सुसिन के प्लान से बाहर होना चाहता है। सुसिन गुस्से में उससे कहता है कभी कभी ज्यादा होशियारी अच्छी नहीं होती। सुसिन को ऐसे देखकर हुई डर तो जाता है, लेकिन वो फिर भी सुसिन से कहता है इसका मतलब क्या था। सुसिन उसे समझाने के लिए अपनी तलवार को निकालकर उसके पैरों में धंसा देता है और उसे कहता है तुम मेरे प्लान का यूज करके पैसे कमाओगे और वो सारा पैसा खुद रखोगे। ये कहकर वो अपनी तलवार को निकाल लेता है और उन सभी से कहता है अगर किसी ने भी ऐसा सोचने की हिम्मत की तो उन सभी का हाल भी ऐसा होगा। तभी उनमें से एक उठ के वही बात कहता है जो हुई ने कही थी। ये सुनकर सुसिन गुस्से में हुई को लात मारता है और उसे मारने के लिए अपनी तलवार को आगे बढ़ाता है, लेकिन हुआई भी रह जाता है। बाकी के ओनर से ये देखकर डर चुके थे। सुसिन हंसते हुए अपनी गद्दी पर बैठ जाता है और उन सभी से कहता है तो अब क्या किसी को मेरे कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने की इच्छा है। सभी न चाहते हुए भी हाँ करते हैं और उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता है, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। जिसके बाद सुसिन हुआंग को मास्टर हु के पास भेजता है और पूरा गैम्बलिंग den मास्टर हु के नाम कर देता है और उनसे हुई के मर्डर को देखने की रिक्वेस्ट करता है। उसकी ये चालाकी देखकर मास्टर हु और उसका काउंसलर दोनों खुश थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि सुसिन चालाक होने के साथ साथ उसे ये भी पता है कि उसे कहाँ रुकना है और कहाँ चलना है। साथ ही ऑफिसर्स से निपटने के लिए उसने अपने फादर को जो गिफ्ट भेजा है वो भी अच्छा है। और मास्टर हु सुसिन को 10,000 सिल्वर टेल के बदले गैम्बलिंग den का कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, यानी पूरा गैम्बलिंग den सुसिन ओन करेगा और उसका किराया अपने स्टेप फादर को देना होगा। और मास्टर हु सुसिन के सरप्राइजेस के लिए पहले ही तैयार हो गया है कि सुसिन अब उन्हें आगे कौन सा सरप्राइज देगा। और वहीं दूसरी तरफ हुई के बारे में पूछता है, लेकिन गैम्बलिंग den का नया ओनर ये कहकर बात को घुमा देता है कि क्या उनको ये नई सेवा पसंद नहीं आ रही, जिस पर वो कस्टमर हामी भर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हुआंग सुसिन के पास आता है। उसके हाथ में 2 तलवारें थी जो 1 महीने पहले सुसिन ने बनवाने के लिए कहा था, जो सुसिन को बहुत पसंद आती हैं। तलवार को देखकर लिजी भी तलवारबाजी सीखना चाहती है और सुसिन भी अपनी छोटी बहन को तलवारबाजी सिखाने के लिए तैयार था, लेकिन वो तलवारबाजी क्यों सीखना चाहती है ये भी सुसिन जानना चाहता था। जिस पर लिजी कहती है ताकि वो अपने ब्रदर को प्रोटेक्ट कर सके। वो दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी हुआंग बताता है कि उनके पास सारा पैसा आ चुका है, जो कि पूरे 18 लाख सिल्वर टेल्स थे और ये पूरी 1 महीने की कमाई थी, जिसे देखकर सुसिन हैरान हो गया था। जिनमें से वो 8 लाख मास्टर हु को देने के लिए कहता है और बाकी उनके साथियों को हॉल में इकट्ठा किया जाए। 8 लाख का नाम सुन के हुआंग डिसअपॉइंट हो जाता है। सुसिन हुआंग को समझाता है कि अगर हम सारा पैसा अपने पास रखेंगे तो ये सिर्फ परेशानी खड़ी करेगा, और जो कि 10 लाख यानी 1 मिलियन सिल्वर टेल्स इकट्ठा करने का मिशन पूरा हो गया था। 200 विलन पॉइंट के साथ एक मीडियम ग्रेड की लकी स्पिन मिलती है। सुसिन सिस्टम से पूछता है कि उसके पास कितनी लकी स्पिन है। सिस्टम उसे बताता है कि 33 उसके पास लो ग्रेड की लकी स्पिन है और एक मिडिल ग्रेड की। सिस्टम सुसिन से पूछता है क्या वो अभी इनका यूज करना चाहता है, जिस पर सुसिन अजीब सा मुंह बना के मना कर देता है। जिसके बाद सुसिन मीटिंग हॉल में आता है जहाँ पर उनके सभी साथी इकट्ठा हो गए थे। सुसिन उन सभी से कहता है मेरे पास बात करने के लिए 2 चीजें हैं। पहली, इस महीने की सैलरी, और वो बक्से से भरी सिल्वर टेल्स को उन सभी के सामने फेंक देता है। और उन लोगों ने इतनी सारी सिल्वर टेल्स एक साथ अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। सुसिन उन सभी की सैलरी 1000 सिल्वर टेल्स कर देता है, जो वो सभी पूरे साल में नहीं कमा सकते हैं। और जो भी इन सिल्वर टेल्स को लेगा उसे दूसरा रूल फॉलो करना होगा। फिर सुसिन के कहने पर हुआंग कुछ लोगों के नाम लेता है और उन्हें सामने आने के लिए कहता है, जिन्हें पनिशमेंट दी जाएगी, क्योंकि इन लोगों ने ईगल गैंग का नाम यूज करके बहुत मजे किए हैं। सुसिन उन सभी को इससे ये समझाना चाहता है कि 1000 सिल्वर टेल्स से ये 2000 सिल्वर टेल्स भी हो सकती हैं।
हैं, लेकिन अगर तुम ऐसा कुछ काम करते हो तो सबसे पहले तुम अपनी इज्जत को गंवा रहे हो। और दूसरा रूल यही था कि ईगल गैंग के नाम का फायदा नहीं उठाना है। और सबको बात ये समझ आ गई थी, उन लोगों को भी जिन्होंने ये काम किया था, और वो अपनी पनिशमेंट पाने के लिए तैयार थे। फिर उनमें से हर एक को 20 डंडे पड़ते हैं और आगे जो कोई भी ऐसा करेगा उसे ये पनिशमेंट मिलेगी। और सुसिन इन सभी को भाई कहकर बुलाता था। सुसिन उन सभी से कहता है कि अगर कोई भी ऐसा करता पाया गया तो वो अपने भाईचारे के बारे में भूल जाएगा। उसी रात बैम्बू फैक्शन और स्काई फैक्शन की बाउंड्रीज पर बैम्बू फैक्शन का लीडर बैठकर मजे कर रहा था, जिसका नाम जेंगहाओ है। जेंगहाओ अपने लोगों से बात कर रहा था और उन्हें बता रहा था जब वो स्काई फैक्शन में इंचार्ज था तब उसे कोई भी शेयर नहीं दिया जाता था। उनमें से एक सुसिन के कारनामों के बारे में बात करता है, जिस पर जेंगहाओ कहता है जब से उसने स्काई फैक्शन को छोड़ा है तब से उसकी जिंदगी और बेहतर होती जा रही है। तभी वहाँ पर एक ईगल गैंग का मेंबर आता है जो अपने में खुश था कि उसे सुसिन को फॉलो कर इतना फायदा हो रहा है। जेंगहाओ उसे गाली देकर अपनी तरफ बुलाता है, जिस पर वो ईगल गैंग का मेंबर जेंगहाओ का मजाक उड़ा देता है कि वो सड़क के किनारे से खाने वाला है। ये सुनकर वो सभी उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिस पर वो ईगल गैंग का मेंबर कहता है कि ये स्काई फैक्शन की टेरिटरी है, अगर उन लोगों ने यहाँ पर कुछ भी किया तो उसका बॉस उन्हें छोड़ेगा नहीं। जिस पर जेंगहाओ कहता है मैं तुम्हें मार मार कर नरक पहुंचा दूंगा और देखूंगा कि तुम्हारा बॉस क्या करता है। और वो दोनों मिलकर उस एक को मारने लगते हैं। वो दोनों उसे इतना मारते हैं कि वो मर जाता है। और जब ये बात जेंगहाओ को पता चलती है तो वो डर जाता है। वो सभी डर गए थे। जेंगहाओ उन सभी को जाने के लिए कहता है और ये बात वो हायर अप्स को रिपोर्ट कर देगा। फिर जेंगहाओ बैम्बू फैक्शन के मेजर लीडर के पास जाता है, जो फैक्शन का मेन लीडर था, जिसका नाम डाई चोंग था। डाई चोंग उसे चिंता करने से मना करता है और 1000 सिल्वर टेल्स वो स्काई फैक्शन में पहुंचा देगा ताकि मामले को रफा दफा किया जा सके। और वो दोनों बैम्बू फैक्शन के इंजॉयमेंट गैम्बलिंग den में बैठे थे। जेंगहाओ कहता है क्या स्काई फैक्शन इस मामले को इतनी आसानी से जाने देगा, जिस पर डाई चोंग बताता है कि बड़े लोग इन छोटी चीजों को कैसे देखते हैं तुम नहीं समझ पाओगे। दूसरी तरफ सुसिन को उस आदमी की बॉडी मिलती है, जिसे देखकर सुसिन बहुत गुस्सा था और ईगल गैंग का हर एक मेंबर बदला लेने के लिए तैयार था। सुसिन हुआंग से पूछता है कि उनके फैक्शन ने क्या कहा। हुआंग बताता है कि उन्होंने 1000 सिल्वर टेल्स भेजी हैं अंतिम संस्कार के लिए, और इसका मतलब साफ था कि वो सभी ऐसे ही मामले को जाने देना चाहते हैं। और ये बात वो सभी समझते थे, लेकिन उनमें से एक बाहर निकलकर सभी से कहता है कि हमारी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया है और इसीलिए हम इस मामले को आसानी से जाने नहीं देंगे। अब हुआंग भी ये जानना चाहता है कि सुसिन क्या करेगा, क्योंकि अगर सुसिन ने इस मामले को जाने दिया तो उनके सभी भाई निराश होंगे। ये सुनकर सुसिन का रिएक्शन शैतानी हंसी में बदल जाता है और सुसिन उन सभी से कहता है कि वो इस मामले को नहीं जाने देगा, इसीलिए वो अपने स्टेप फादर के पास जाएगा और बैम्बू फैक्शन को इसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ गैम्बलिंग den के दोनों लीडर बैठकर अपने गैम्बलिंग den में जुआ खेल रहे थे, लेकिन लिंग होंग उसी चिंता में बैठा था। ये देख डाई चोंग उसे डरने से मना करता है और उसे बताता है कि स्काई फैक्शन ने उसे बेगुनाह साबित कर दिया है। लेकिन जेंगहाओ इस बात से डरा हुआ था क्योंकि उसने ईगल गैंग के नए लीडर के बारे में सुना है जो बहुत निर्दयी है, जिसे सुनकर गुस्से में डाई चोंग अपनी टेबल को ही तोड़ देता है और ये कसम खाता है कि अगर यहाँ पर सुसिन आया तो वो जिंदा बचकर नहीं जाएगा। वहीं स्काई फैक्शन में मास्टर हु के रेजिडेंट में 8 लाख सिल्वर टेल्स आ जाते हैं जो सुसिन ने भिजवाए थे। मास्टर हु का काउंसलर मास्टर हु की तारीफ करता है कि उनकी तेज नजर है जिन्होंने सुसिन जैसे हीरे को पहचान लिया। साथ ही वो ये भी बताता है कि उन्होंने पूरे 18 लाख सिल्वर टेल्स कमाए हैं, जिनमें से उन्हें सिर्फ 8 लाख मिले हैं। जिसे सुनकर मास्टर हु थोड़ा सा निराश हो जाता है। तभी वहाँ पर सुसिन आ जाता है जो अपने स्टेप फादर को ग्रीट करता है और उनसे अपने साथी की मौत के बारे में बात करने आया था। अब जो कि मास्टर हु 8 लाख सिल्वर टेल्स पाने के बाद भी खुश नहीं था, वो सुसिन से कहता है कि ये सिर्फ गलत फहमी है और बैम्बू फैक्शन के लीडर ने इसकी माफी मांग ली है, तो इस मामले को भूल जाओ। जिस पर सुसिन कहता है क्या हमारे भाइयों की कीमत सिर्फ 1000 सिल्वर टेल्स है। सुसिन कुछ आगे बोलता इससे पहले मास्टर हु से चुप करा देता है और उससे आगे कहता है हैप्पी गो लकी फॉरेस्ट उसके अंडर में अच्छे से विकसित कर रहा है और इसीलिए उसे फालतू चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये कहकर मास्टर हु वहाँ से चला जाता है। सुसिन मामले को जानने के लिए एक गोल्डन सिल्वर टेल काउंसलर को दे देता है और उनसे कहता है कि ये उनके चाय पीने के लिए है और एक गोल्डन टेन मिलने पर वो सारी बात सुसिन को बता देता है कि मास्टर हु को 18 लाख में से 8 लाख सिल्वर टेल वो इन लोगों को बेवकूफ समझ रहा था। सुसिन गुस्से में उन सभी से बताता है कि वो जेंगहाओ और डाई चोंग के खिलाफ एक्शन लेगा, जिसे सुनकर हुआई कहता है तुम ये नहीं कर सकते। सुसिन को पता था कि सुसिन जब ये बोलेगा तो उनका गद्दार सामने आएगा। सुसिन हुआई से पूछता है क्या हुआई को कोई दिक्कत है, जिस पर
घबराते हुए हुआई कहता है कि वो एक मामूली सा लीडर है, अगर उसने ऑर्डर के खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा किया तो उन सभी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिसे सुनकर सुसिन ताली बजाने लगता है और उन सभी से कहता है जिसे मेरे साथ जाना है और मेरे प्लान में शामिल होना है वो मेरे साथ आ सकते हैं और मैं अपने जीवन की कसम खाता हूँ, मैं जिंग हाओ और डाइचोंग का सर वापस लेकर आऊंगा, लेकिन मैं किसी को जाने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। तभी वहाँ पर जी गैंग आता है जो सुसिन से कहता है कि ऐसा कल को हमारे साथ भी हो सकता है, इसीलिए मैं भी इसमें शामिल होना चाहूंगा। और जी गैंग को देखकर उनमें से एक और सामने आ जाता है, जिसे देखकर हुआई जी गैंग से कहता है क्या तुम भूल गए कि मास्टर हु ने हमें किस लिए भेजा था? जिस पर जी गैंग कहता है मास्टर हु बूढ़ा हो चुका है और अब मैं सुसिन को दिल से फॉलो करूंगा। जी गैंग अभी के लिए इस मामले में सुसिन को सिर्फ फॉलो करना चाहता है, आगे जी गैंग सुसिन को इसी तरह फॉलो करे। अगर ये सुसिन चाहता है तो सुसिन को इसी तरह जी गैंग का विश्वास जीतना पड़ेगा। हुआई यहाँ से ये कहकर चला जाता है कि जी गैंग इस फैसले पर पछताएगा। हुआई को छोड़कर बाकी सभी सुसिन के साथ जाने के लिए तैयार थे। सुसिन उनमें से कुछ को बैम्बू फैक्शन में भेज बदल कर भेजता है ताकि वहाँ की जानकारी इकट्ठा करके लाई जा सके। और वहीं हुआई जो बाजार से चलते हुए जा रहा था, उसे लग रहा था कि सुसिन डाइचोंग को नहीं मार पाएगा और हुआई ये चीज मास्टर हु को बताने के लिए जा रहा है। दूसरी तरफ हुआंग सुसिन को बताता है कि डाइचोंग मॉर्टल रियलम पर है, तो इसीलिए हुआंग सुसिन को एक बार फिर से सोचने के लिए कहता है। लेकिन हुआंग को नहीं पता था कि सुसिन पहले ही मॉर्टल रियलम पर पहुंच चुका है, जिसके बाद पूरा ईगल गैंग बैम्बू फैक्शन में जाता है। सुसिन सभी को बाहर ही रुकने के लिए कहता है। जी गैंग के पूछने पर सुसिन कहता है अपने चेहरों को देखो, लोग तुम्हें देखते ही पहचान लेंगे कि तुम उन सभी को मारने के लिए आए हो। सुसिन अपनी बड़ी वाली तलवार जी गैंग को थमा देता है क्योंकि ये लोगों की नजरों में आसानी से आ जाती है और सुसिन जब जी गैंग को इशारा देगा तब वो अंदर आ जाएगा। और अंदर गैम्बलिंग डेन में डाइचोंग जिंग हाओ के साथ जुआ खेल रहा था जिसमें वो बार बार जीते जा रहा था। तभी वहाँ पर सुसिन आ जाता है जो शराबियों की एक्टिंग कर रहा था। वो लड़खड़ाते हुए जिंग हाओ से टकरा जाता है जिससे जिंग हाओ गुस्सा हो जाता है और सुसिन को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन सुसिन उल्टा उन दोनों को ही यहाँ से जाने के लिए कह देता है। ये सुनकर जिंग हाओ सुसिन को मारने के लिए तैयार हो जाता है और डाइचोंग अपने आदमी को ऑर्डर देता है कि सुसिन के पैर तोड़कर उसे बाहर फेंक दिया जाए। तभी सुसिन अपनी एक्टिंग छोड़ देता है और डाइचोंग से कहता है तो क्या तुम ही डाइचोंग हो? जिस पर डाइचोंग अपनी हामी भरता है, जिसे सुनकर सुसिन अपनी तलवार निकाल लेता है और डाइचोंग पर हमला कर देता है, जिसे समय रहते डाइचोंग देख लेता है और डाइस से ब्लॉक करता है। सुसिन का हमला डाइचोंग के गले तक आ गया था। डाइचोंग टेबल पर लात मारकर सुसिन को अपने से दूर करता है और अपनी गदा से सुसिन के ऊपर एक जोरदार हमला करता है, जिसे सुसिन डॉज कर लेता है। उसके हमले से नीचे का फर्श भी टूट जाता है। डाइचोंग सुसिन से कहता है तुम कौन हो? जिस पर सुसिन कहता है मैं वो इंसान हूँ जो तुम्हारी जिंदगी चाहता है। ये कहकर वो तेजी से डाइचोंग के ऊपर अपनी तलवार से हमला करता है, जिसके जवाब में डाइचोंग भी एक जोरदार ब्लो सुसिन को देता है, जिससे सुसिन उड़ते हुए दूर जाने लगता है और हवा में ही अपने आप को संभाल कर एक पिलर से पुश लेता है और वापस डाइचोंग के ऊपर हमला करता है, जिसे डाइचोंग अपनी गदा से ब्लॉक करता है और डाइचोंग को पता चल जाता है कि सुसिन मॉर्टल रियलम पर है। सुसिन छलांग मारकर डाइचोंग से दूर हटता है। दोनों एक ही रियलम पर थे, लेकिन सुसिन को तकलीफ हो रही थी डाइचोंग के खिलाफ लड़ते हुए। डाइचोंग अपने सभी आदमियों से सुसिन को पकड़ने के लिए कहता है। डाइचोंग का ऑर्डर सुनकर सभी सुसिन को पकड़ने के लिए भागते हैं। तभी सुसिन आवाज देकर अपने साथियों को बुला लेता है और जो सुसिन की तरफ भागते हुए आ रहे थे वो सभी उड़कर दूर गिरते हैं और वहाँ से जी गैंग एंट्री लेता है जो कब से इंतजार कर रहा था और वो आते ही उनमें से कईयों को मौत के घाट उतार देता है और उसे बहुत मजा आ रहा था दुश्मनों को मारने में। और डाइचोंग के पास जो बचे हुए आदमी थे वो फिर से उन्हें सुसिन की तरफ भेज देता है, जिसे देखकर जी गैंग सुसिन की तलवार को उसे थमा देता है और सुसिन की तलवार को देखकर डाइचोंग को पता चल जाता है कि ये सुसिन है और सुसिन अपनी तलवार को पाकर एक जोरदार हमला उन सभी के ऊपर करता है, जिससे वो सभी एक ही ब्लो में साइड हो जाते हैं और उसका स्लैश सीधा जाकर डाइचोंग को लगता है, जिसे वो अपनी गदा से ब्लॉक करता है। उस डाइचोंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सी शॉर्ट स्किल है। वो कुछ रिएक्ट करता उससे पहले सुसिन तेजी से आकर उसके गले को काट देता है और डाइचोंग वहीं पर गिरकर मारा जाता है। और अपने बॉस की मौत देखकर जिंग हाओ ये बात हायर अप्स को बताने के लिए जाने लगता है कि सुसिन ने उनको बॉस को मार डाला है, लेकिन सुसिन जिंग हाओ का नाम लेकर उसे रोकता है और अपनी तलवार के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगता है और जिंग हाओ अपनी जान की भीख मांगने लगता है। सुसिन जिंग हाओ से कहता है अगर तुम मुझे बता दोगे कि मेरे आदमी को किसने मारा है, जिस पर जिंग हाओ कहता है कि वही डाइचोंग था जिसे तुमने पहले ही मार दिया है, अब तुम मुझे नहीं मार सकते। जिंग हाओ सुसिन को धमकी देने लगता है, लेकिन सुसिन का कोई इरादा नहीं था कि उनमें से कोई जिंदा बचे। ये कहकर वो जिंग हाओ को भी मार देता है।
ये सब देखकर जिगैंग सुसिन से कहता है, मैं जो आपके बारे में सोचता था वो सब गलत था। आप अपने भाइयों के लिए वफादार हैं। मैं बात करने में एक जानवर जैसा हूँ, लेकिन अगर आपके पास कोई ऑर्डर है मेरे लिए तो मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। लेकिन यहाँ का सारा काम खत्म हो चुका था, इसलिए सुसिन सभी को वहाँ से चलने के लिए कहता है। लेकिन जिगैंग कहता है अभी उसने अच्छे से मजे नहीं किए हैं, जिस पर सुसिन कहता है कि अगर उसने सुसिन को अच्छे तरीके से फॉलो किया तो इस तरीके के मजे उसे मिलते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ हुआंग सभी को लेकर परेशान था। हुआई हुआंग से कहता है भले ही वो जिंदा वापस आ जाए, लेकिन स्काई फिक्सन उन्हें नहीं छोड़ेगा। और इसी बात पर उन दोनों में बहस छिड़ जाती है कि तभी एक थैला उनके सामने आ गिरता है जिसमें खून लगा हुआ था। और हुआई उन सभी को जिंदा देखकर ये समझ जाता है कि सुसिन मास्टर हु जितना ताकतवर है। और हुआंग उन सभी को सही सलामत देखकर खुश हो जाता है। सुसिन बताता है कि उसके मरे हुए भाई के लिए ये थैला सम्मान के तौर पर रखा जाएगा। और वहीं हुआई को यकीन नहीं हो रहा था कि सुसिन ने सच में स्काई फिक्सन के लीडर को मार डाला है और उन लोगों ने एक नई मुसीबत को बुलावा दिया है। जिस पर सुसिन कहता है तो क्या मैं आंख मूंद कर इन सभी पर भरोसा कर लूं? तो मैं अपने भाइयों को क्या जवाब दूंगा? और वहीं जिगैंग हुआई को गाली देने लगता है कि उसने बॉस सू का नाम लिया है। हुआई जिगैंग पर गुस्सा करते हुए वहाँ से निकल जाता है। अब वो सभी जानना चाहते थे कि सुसिन आगे क्या करने वाला है, लेकिन सुसिन उन्हें शांत रहकर आगे का मजा लेने के लिए कहता है। जिसके बाद हुआई ये बात सीधा मास्टर हु को जाकर बताता है, जिससे मास्टर हु हैरान रह जाता है। और वो मास्टर हु को ये भी बता देता है कि जिगैंग उनके साथ है। हुआई मास्टर हु को सलाह देता है कि जल्द ही उन्होंने अगर सुसिन से छुटकारा नहीं पाया तो सुसिन उनके लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। और ये सब जानकर मास्टर हु बहुत गुस्सा था। वहीं दूसरी तरफ शाम को सुसिन अपने घर वापस आ जाता है, जहां पर उसकी बहन तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही थी। लीजी नाराज थी क्योंकि सुसिन हमेशा काम में बिजी रहता है और अपनी बहन के पास कम आता है। ये सुनकर सुसिन उसे खिलाने लगता है। सुसिन लीजी की कल्टीवेशन के बारे में सोच रहा था क्योंकि वो कल्टीवेशन बहुत अच्छे से कर सकती है। तभी वहाँ पर हुआंग आता है जो सुसिन को बताता है कि मास्टर हु ने उसे बुलाया है, जिसके बारे में सुसिन पहले से ही तैयार था। और वो हुआंग के साथ फिक्सन में जाने लगता है। साथ ही वो सिस्टम से ये भी पूछता है क्या ट्रेनिंग और कॉम्बैट से ही मार्शल स्किल को इम्प्रूव किया जा सकता है। सिस्टम बताता है कि मामूली मार्शल स्किल को ट्रेनिंग और कॉम्बैट स्किल से इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन हाई ग्रेड की स्किल को कल्टीवेशन और सडन इनलाइटमेंट से इम्प्रूव किया जाता है। सडन इनलाइटमेंट से मार्शल स्किल की अच्छी समझ हो जाती है। और ये सब सुनकर सुसिन को समझ आ जाता है कि उसे अपनी मार्शल स्किल पर भी अच्छे से ध्यान देना होगा। और वो दोनों मास्टर हु के पास पहुंच जाते हैं। काउंसलर मास्टर हु से पूछता है क्या वो सुसिन को बचाएगा। मास्टर हु गुस्से में जवाब देता है कि अगर वो जिंदा रहा तो उन्हें बार बार मुश्किल में डालेगा। काउंसलर मास्टर हु को याद दिलाता है कि सुसिन की वजह से उन्हें कई फायदे हुए हैं। लेकिन मास्टर हु क्या आप मेरी वजह से चिंता में हैं? काउंसलर सुसिन का स्वागत करता है। मास्टर हु सुसिन के सामने सुसिन को बचाने के लिए कहता है कि वो हायर अप से सुसिन के लिए बात करेगा ताकि सुसिन बच जाए। लेकिन सुसिन कहता है कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सुसिन फिक्सन को सब एक्सप्लेन कर देगा, उन्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो इससे दूर रहें ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। मास्टर हु सुसिन से कहता है जो कि तुम अभी भी मुझे मिस्टर फादर बुलाते हो, इसीलिए मैं तुम्हें सेफ रखूंगा। लेकिन सुसिन जानता है कि मास्टर हु से सिर्फ मरवाना चाहता है। जिसके बाद वो दोनों स्काई फिक्सन के हेड क्वार्टर से जाते हैं, जहाँ पर फिक्सन मास्टर के सामने सुसिन को लाया जाता है। सुसिन मन ही मन सोचता है, लगता है बाईं साइड तीनों हॉल मास्टर बैठे हुए हैं। कॉम्बैट हॉल और पनिशमेंट हॉल के मास्टर के बीच अच्छी नहीं बनती है, मुझे इसी का फायदा उठाना चाहिए। और सामने बैठा था स्काई फिक्सन का मास्टर जिसका नाम है साफेंग। सुसिन वहाँ पर फिक्सन मास्टर के साथ सभी हॉल मास्टर को भी ग्रीट करता है। और कॉम्बैट हॉल का मास्टर सुसिन को अप्रिशिएट करता है और इसका नाम लीफू है। पनिशमेंट हॉल का मास्टर जिसका नाम डोंग है वो सुसिन से पूछता है कि उसने ऑर्डर्स के खिलाफ जाकर बैम्बू फिक्सन के लीडर को क्यों मारा। ये करने से पहले क्या तुमने स्काई फिक्सन के बारे में सोचा? जिसे सुनकर लीफू कहता है कि सुसिन ने दूसरे फिक्सन के मास्टर को मार दिया है तो इसीलिए उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, और जो कि उनमें नहीं बनती थी, इसीलिए वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। जिसे देखकर सुसिन उन सभी से परमिशन मांगकर उन सभी को समझाने लगता है कि उसने डाइचोंग को इसीलिए मारा क्योंकि वो स्काई फिक्सन का मेंबर है, और जो मेरे भाई थे उनकी जिंदगी को डाइचोंग कुछ नहीं समझता था। और सुसिन ये भी कहता है कि अगर उसने कोई गलती की है तो वो अपना सर कटवा लेगा। जिसे सुनकर लीफी कहता है कि हमारा स्काई फिक्सन कब से दूसरों से डरने लगा, मैंने ही इंजॉयमेंट पवेलियन के पहले लीडर को मारा था। और वहाँ पर बैठे सभी लोग ही सुसिन की तरफ बात करने लगते हैं, जो सुसिन चाहता ही था। डोंग सभी को समझाने की कोशिश करता है कि वो दौर अलग था और ये दौर अलग है जहाँ पर सभी को शांति से रहना चाहिए, और इसीलिए बैम्बू फिक्सन के लीडर
लीडर को मारने का कोई मतलब नहीं बनता। लूफी डोंग को डरपोक कहता है और सुसिन की तारीफ करता है। साथ में वो ये भी कहता है कि अगर स्काई फैक्शन तुम्हारे हिसाब से चलता तो उसकी नैया कब की डूब जाती। और इस तरह से वो दोनों और गुस्से में आ जाते हैं और एक दूसरे को उंगलियां दिखाने लगते हैं। तभी फैक्शन मास्टर सभी को चुप करा देता है और उन दोनों को याद दिलाता है कि वो दोनों 100 साल से भी ज्यादा के हैं। क्या इन सालों में उनकी बहस पूरी नहीं हुई? फिर फैक्शन मास्टर तीसरे हॉल मास्टर ज़ुआंग ली से पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या ख्याल है। और ज़ुआंग ली अच्छे से जानता था कि फैक्शन मास्टर हमेशा लूफी का साथ देता है और इसीलिए वो उन दोनों में से किसी की साइड नहीं लेता है। बस इस मामले की अच्छे से जांच की जाए और दोबारा ऐसा कोई न करे, इसका ध्यान रखा जाए। ये कहकर चुप हो जाता है, लेकिन वो इनडायरेक्टली लीफू के साथ था क्योंकि फैक्शन मास्टर भी उसकी तरफ ही होने वाले हैं। जिसे सुनकर फैक्शन मास्टर अपना फैसला सुनाता है कि उसने बैम्बू फैक्शन के लीडर को मारा है, इसीलिए उसे इनाम देना चाहिए। उसे मेजर लीडर तक प्रमोट तो कर ही देना चाहिए, लेकिन जो कि उसने ऑर्डर को नहीं माना है इसीलिए उसे पनिशमेंट भी दी जाएगी। जिसे सुसिन पहले से ही अपनाने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन जो कि उसने इतना अच्छा काम किया है इसीलिए उसे इस बार सजा नहीं मिलेगी, लेकिन अगली बार के लिए उसे ध्यान रखने के लिए कहा जाता है। जिस पर सुसिन फैक्शन मास्टर को धन्यवाद कहता है उसकी जान बख्शने के लिए। और वहीं मास्टर हु गुस्से में था कि सुसिन को कुछ नहीं हुआ। वहीं डोंग इस बात से गुस्सा था कि सुसिन को छोड़ दिया गया, इसीलिए वो फैक्शन मास्टर से कहता है कि वो बैम्बू फैक्शन को क्या जवाब देंगे। जिसे सुनकर लीफू कहता है कि हमें उनसे डरने की क्या जरूरत है। और फैक्शन मास्टर भी यही कहते हैं कि बैम्बू फैक्शन के लीडर के मर जाने के बाद ही उनके आपस के लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं और अगर वो कभी भी लड़ाई चाहते हैं तो लड़ाई होकर रहेगी। और लड़ाई का सुनकर लीफू जोश में आ जाता है। डोंग लीफू से कहता है तुम इस बार इसलिए जीत गए क्योंकि फैक्शन मास्टर तुम्हारी तरफ थे। जिसे कहकर वो वहाँ से जाने लगता है और उसे ये भी समझ आ गया था कि सुसिन आगे जाकर उनके लिए बड़ी समस्या बन सकता है। वहीं लीफू सुसिन को शाबाशी देता है। सुसिन लीफू से कहता है जब से वो स्काई फैक्शन में आया है तब से वो लीफू के बारे में ही सुने जा रहा है। जिसे सुनकर लीफू उससे ये कहता है कि अगर उसे आगे जाकर कोई प्रॉब्लम हो तो वो बेझिझक लीफू को याद कर सकता है। जिसके बाद लीफू वहाँ से चला जाता है और मास्टर हु सुसिन से कहता है कि आगे से ध्यान रखना और अगर आगे का ऐसी कोई चीज होती है तो वो सीधा अगर अपने मास्टर हु को बताए। लेकिन सुसिन कहता है कि वो अपने स्टेप फादर को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता है। जिस पर मास्टर हु कहता है क्या तुम्हें देखकर लगता है कि मैं मुसीबत से आने से डरता हूँ? जिस पर सुसिन कहता है कि मैं समझ गया, अगली बार मैं पहले से ही आपसे एडवाइस ले लूंगा। साथ ही वो मन ही मन ये भी कहता है कि इस बार आपका पैतरा फेल हो गया, अब आगे आप क्या करेंगे मेरे स्टेप फादर। जिसके बाद सुसिन अपने घर आकर कल्टीवेट करने लगता है और उसे पता था कि उसकी जान मास्टर लूफी की वजह से बची है। बाकी के दोनों मास्टर को देखकर नहीं कहा जा सकता था कि उनके अंदर चल क्या रहा है, लेकिन मास्टर लूफी को देखकर कहा जा सकता है कि फैक्शन मास्टर उसे कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि वो एक सिंपल माइंड का बंदा है। अब जो कि सुसिन के पास पैसा था इसीलिए सिस्टम उसे एक मिशन देता है जिसमें उसे 1 साल के अंदर स्काई फैक्शन का एक हॉल मास्टर बनना है। अगर वो ये नहीं कर पाता तो उसकी एक स्किल के साथ उसकी माइनर कल्टीवेशन को छीन लिया जाएगा। और मिशन कंप्लीट होने पर लो ग्रेड की लकी स्पिन, 2.5 स्टार की वायलेंट मिस्ट टेक्निक, 800 विलन पॉइंट और 2 इंटरमीडिएट ग्रेट लकी स्पिन मिलेगी। सुसिन सिस्टम से पूछता है कि उसके पास अभी कितने स्पिन है। सिस्टम सुसिन को बताता है कि उसके पास 35 लो ग्रेड की मिडिल स्पिन और एक मिडिल ग्रेड की लकी स्पिन है। सिस्टम ये भी बताता है कि वो 10 लो ग्रेड की लकी स्पिन को बदलकर एक मिडिल ग्रेड की लकी स्पिन बना सकता है। जिसे सुनकर सुसिन 3 मिडिल ग्रेड की लकी स्पिन बना लेता है और सिस्टम सुसिन को तंग करने के लिए उसकी साइड में लॉटरी मशीन को गिराता है। सुसिन चिल्लाते हुए सिस्टम को कहता है कि लॉटरी मशीन को इधर उधर गिराना बंद करे। सुसिन जब स्पिन करता है तो उसे 2 स्टार की स्प्लिट ओपनिंग पावर की एक बोतल मिलती है जिससे मॉर्टर रियलम की कल्टीवेशन की एनर्जी को इम्प्रूव किया जा सकता है, जिसे सुसिन यूज कर सकता है। और दूसरे स्पिन में उसे हाफ स्टार की डॉग बाइटिंग स्टिक आर्ट मिलती है जिसे देखकर सुसिन नीचे गिर जाता है। और तीसरे स्पिन में उसे 2.5 स्टार की एक कल्टीवेशन टेक्निक मिलती है जिसे सुनते ही सुसिन खुश हो जाता है, जिसका नाम डिमोनिक स्प्लिटिंग स्वॉर्ड था। और ये कल्टीवेशन ऐसे बंदे ने की थी जिसका मेन पार्ट कट गया था। जिसे सुनते ही फिर से सुसिन डिसअपॉइंट हो जाता है। फिर अगले दिन सुसिन के पास वही बिजनेसमैन टैंग आता है जो सुसिन को बधाई देने के साथ उसे ताना भी मारता है कि उसे डाइचोंग को मारने पर कुछ भी नहीं मिला। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि सुसिन की गलती बन रही थी, इसलिए उसके रिवॉर्ड के साथ उसकी गलती को मिटा दिया गया, इसीलिए उसे कुछ भी नहीं मिला। जिसे सुनकर सुसिन उससे कहता है मुझे तो लगा था हैप्पी गो लकी फॉरेस्ट में सब यही चाहते हैं कि मैं मारा जाऊं ताकि वो अपना सारा पैसा अपने पास रख सके। ये सुनकर टैंग डरने लगता है और सुसिन की चापलूसी करने लगता है। ये सुनकर सुसिन टैंग को समझदार बोलकर वहाँ से जाने लगता है। हुआंग सुसिन को आकर बताता है कि ज़ीगैंग बैम्बू फैक्शन से वापस आ चुका है और ज़ीगैंग के वापस आने पर सभी लोग उससे यही पूछ रहे थे कि बॉस सुसिन ने बैम्बू फैक्शन के लीडर को कैसे मारा, जिनका जवाब देते
देते जी गैंग थक जाता है। तभी वहाँ पर सूसिन आ जाता है, जिसे देखकर सभी ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं। जी गैंग सूसिन को ग्रीट करता है, जिसके बाद सूसिन जी गैंग से बैम्बू फैक्शन का हाल पूछता है कि उनके लोग वहाँ पर कैसा कर रहे हैं। ये बात जी गैंग बताने ही वाला था कि तभी हुआंग बीच में आ जाता है और सूसिन को सारी बात बताने लगता है। कॉम्बैट हॉल के लोग हमारे साथी के साथ मिलकर बहुत अच्छा कर रहे हैं, और तब तो और भी अच्छा जब आपके जैसा कोई लीडर हो। जिसे सुनकर सूसिन कहता है, तुम लोगों के मॉडल्स तो हाई हैं, लेकिन ये काफी नहीं है, क्योंकि कॉम्बैट हॉल के 10 लोग हमारे 200 लोगों के बराबर हैं। जिसे सुनकर हुआंग हैरान रह जाता है, क्योंकि ये डिफरेंस बहुत बड़ा है कि कॉम्बैट हॉल का एक आदमी हमारे पूरे 20 को संभाल सकता है। और जी गैंग भी यही कहता है कि बॉस सू सही कह रहे हैं, और जी गैंग भी कॉम्बैट हॉल के सिर्फ एक ही मेंबर को संभाल सकता है। अगर जी गैंग पर 3 लोग एक साथ हमला करते हैं तो वो भी हार जाएगा, क्योंकि कॉम्बैट हॉल के डिसाइबल को बचपन से ही मार्शल आर्ट सिखाई जाती है। उन्हें खाने में हर दिन अंडा और मीट मिलता है, और शरीर को मजबूत रखने के लिए हर रात उन्हें मेडिकल बाथ दिया जाता है। हुआंग जब जी गैंग से पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता, जिस पर जी गैंग बताता है कि उसे कॉम्बैट हॉल ने रिजेक्ट कर दिया था। जी गैंग बताता है कि बचपन में उसके माता पिता उसे छोड़कर चले गए थे, और उसके अंकल ने, जिसने उसकी सारी जायदाद ले ली, वो जी गैंग को रोज मारते थे। और जी गैंग जब वहाँ से भाग आया तो वो सीधा कॉम्बैट हॉल में गया, और तब वो पतला और कमजोर था। जिसे सुनकर सूसिन उससे पूछता है कि क्या कभी उसने इनर कल्टीवेशन की है, या फिर कभी वो इनर कल्टीवेशन करता है तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ जाएगी। जी गैंग बताता है कि 10 गुना ज्यादा। ये सुनते ही सूसिन अपनी कल्टीवेशन की टेक्निक को जी गैंग के सामने रख देता है, जिससे वो सभी इनर कल्टीवेशन को सीख सकते हैं। ये देखकर जी गैंग हैरान रह जाता है। सूसिन के पूछने पर जी गैंग बताता है कि इनर कल्टीवेशन टेक्निक को सेक्ट हमेशा सीक्रेट रखता है। सिर्फ मास्टर पाने के बाद ही कोई इनर कल्टीवेशन को कल्टीवेट कर सकता है, और स्काई फैक्शन में नॉर्मल लोगों को कल्टीवेट करने नहीं दिया जाता, जैसे कि हम लोग। सूसिन जी गैंग से पूछता है, जानते हो ऐसा क्यों होता है? जिस पर जी गैंग कहता है, क्योंकि इनर कल्टीवेशन बहुत ज्यादा प्रीसियस होती है। सूसिन बताता है कि ये प्रीसियस नहीं होती। हायर अप्स नहीं चाहते कि नॉर्मल लोग इनर कल्टीवेशन सीखें, ताकि उनकी पोजीशन बरकरार रहे। उन्हें डर है कि उनके सबऑर्डिनेट्स उनके आगे निकल जाएंगे, और जब उनकी ताकत बढ़ जाएगी तो वो अपने मास्टर को ही धोखा दे देंगे। जिस पर हुआंग पूछता है, क्या आपको डर नहीं लगता? सूसिन कहता है, नहीं, क्योंकि मैं आगे बढ़ने के लिए बना हूँ, और मैं अपनी ताकत को जानता हूँ। हुआंग सूसिन को समझाने की कोशिश करता है कि उनके फैक्शन को पता चल जाएगा कि वो सभी अपने अंडर सभी लोगों को कल्टीवेशन सिखा रहे हैं। सूसिन बताता है कि ये सिर्फ लो ग्रेड की इनर कल्टीवेशन टेक्निक है, और जब फैक्शन के हायर अप्स को ये पता चलेगा तो उन्हें ये बेकार ही लगेगा। और जहाँ तक नॉर्मल फैक्शन के लोगों की बात है, तो उनके शरीर में इतनी जान नहीं है कि वो बोल सके। जिसे सुनकर वो दोनों सूसिन के प्लान को समझ जाते हैं, और फिर सूसिन सभी को ट्रेनिंग हॉल में इकट्ठा करता है। सूसिन शुरू करने से पहले उन सभी से पूछता है कि उन सभी ने स्काई फैक्शन को क्यों ज्वाइन किया। ये सुनकर एक बंदा, जिसका नाम क्विंग था, वो सूसिन से कहता है, मेरा रीजन सिंपल है, मैं सिर्फ कमाने के लिए यहाँ पर हूँ। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। जिसे सुनकर सूसिन कहता है, तुम सभी हंस क्यों रहे हो? क्या क्विंग ने कुछ गलत कहा है? हम लोग सिर्फ दूसरों के खाने में मीट पेश करने का काम करते हैं, जबकि हमारे खाने में सिर्फ सब्जियां हैं। क्या हम इसीलिए पैदा हुए हैं? ये सुनकर सभी चुप हो जाते हैं। सूसिन चिल्लाते हुए कहता है, जवाब दो मुझे। जिस पर सभी का जोश हाई हो जाता है, और सभी नहीं के नारे लगाने लगते हैं। जिसे सुनकर सूसिन अपनी तलवार को सामने कर देता है, और उन सभी को कहता है, ये सब पाने के लिए हमें ताकतवर होना पड़ेगा। ताकत से पैसे आते हैं, और पैसे से स्टेटस, और यहाँ पर सबसे ज्यादा पावर चेंगनिंग के लार्जेस्ट पवेलियन में है, जो सबको नीची नजरों से देखता है। मैं सूसिन तुम सभी से वादा करता हूँ कि 3 साल के अंदर मैं इन सभी के ऊपर होऊंगा, और चेंगनिंग भी मेरे सामने कुछ नहीं होगा। और आज से सूसिन सभी की कल्टीवेशन के साथ उनके खाने पीने का भी ध्यान रखेगा, लेकिन ये तब होगा जब वो लोग चाहेंगे। ये सुनकर सभी मीट मीट के नारे लगाने लगते हैं, और चारों तरफ जोशीला शोर हो जाता है। दूर से खड़ा होकर हुआ ये सब देख रहा था। वो इस बात से बहुत गुस्सा था, क्योंकि उसे इस गैदरिंग में नहीं बुलाया गया था। सूसिन मन ही मन कहता है, मैं उन्हें ही ट्रेन करूंगा जो इसके हकदार हैं। कुछ देर बाद हुआई जी गैंग के रेजिडेंट जाता है, जो जी गैंग के पास इसलिए आया था ताकि वो इनर कल्टीवेशन टेक्निक को कॉपी कर यहाँ से ले जा सके। ये सुनकर जी गैंग हंसने लगता है, और हुआई से कहता है, अगर तुम्हें ये सच में चाहिए तो जाकर बॉस सू से पूछो। जिसे सुनकर हुआई कहता है, सूसिन तुम्हारा बॉस नहीं है, और ये कल्टीवेशन टेक्निक मैं मास्टर हु के लिए ले जा रहा हूँ। जी गैंग चिल्लाते हुए कहता है कि मैं सालों से उनके अंडर काम कर रहा हूँ, और मैंने 100 सिल्वर टेल्स तक नहीं कमाए। अब मेरे पास पैसा है, और मेरे पास कल्टीवेशन टेक्निक भी है, जिसे मैं कल्टीवेट कर सकता हूँ, और ये बात छोटे बच्चे को भी पता है कि उसे किस तरफ जाना चाहिए। ये सुनकर हुआई वहाँ से ये कहकर चला जाता है कि जी गैंग को इस पर रिग्रेट
सीक्रेट होगा। हुआ यहाँ पर इसलिए आया था ताकि वो सुसिन पर नजर रख सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुसिन उसके हाथों से बाहर निकल गया और आज हुआई सुसिन के सामने कुछ नहीं है। इसी बात से वो बहुत गुस्सा था और अगले दिन हुआई ये बात फिक्सन मास्टर को आकर बताता है और ये सब जानकर मास्टर टोंग गुस्सा हो जाते हैं और हमेशा की तरह मास्टर लूफी उनके खिलाफ बोलते हैं कि वो सुसिन के सोचने के तरीके से इम्प्रेस हुए हैं। ये सुनकर मास्टर डोंग कहते हैं कल्टीवेशन को सिखाना एक मामूली बात नहीं है। लगता है लूफी की एज बढ़ चुकी है जो वो अपने आदमियों को संभाल नहीं पा रहा है। और वो कल्टीवेशन की बुक फिक्सन मास्टर के पास भी आ चुके थे, जिसे तीसरे हॉल मास्टर ज़ुआंगली पढ़कर बताते हैं ये सिर्फ बेसिक लेवल की कल्टीवेशन बुक है। जब कोई नया मार्शल आर्ट को सीखता है तब उसे ये कल्टीवेशन सिखाई जाती है और ये सिर्फ कुछ चांदी के सिक्कों के बराबर है। ये सुनकर फिक्सन मास्टर हु को इन्फॉर्म कर सुसिन पर नजर रखने के लिए कहते हैं। ये सुनकर डोंग कहता है क्या आप इस मैटर को ऐसे ही छोड़ देंगे? तभी मास्टर लूफी उसे फिक्सन के रूल याद दिलाने लगते हैं जिसमें ये कहीं नहीं लिखा था कि आप अपने लोगों को कल्टीवेशन नहीं सिखा सकते। ये सुनकर मास्टर डोंग उसे याद दिलाते हैं कि सुसिन एक साधारण सा लड़का है और उसे कल्टीवेशन के बारे में पता है। तभी मास्टर ज़ुआंगली बताते हैं कि उन्होंने सुसिन के बैकग्राउंड पर रिसर्च किया है और उन्हें ये पता चला है कि वो चेंगनिंग से था। हो सकता है कि उसकी कल्टीवेशन उसे इनहेरिटेंस में मिली हो। ये सुनकर फिक्सन मास्टर इस मामले को यहीं पर छोड़ने के लिए कहते हैं और किसी को सुसिन पर नजर रखने के लिए भेजते हैं ताकि वो और परेशानी खड़ी ना कर पाए। दूसरी तरफ सुसिन अपने घर में था जो यही सोच रहा था कि जल्द ही उसके लोगों की ताकत कॉम्बैट हॉल के बराबर हो जाएगी और वहीं पर उसकी बहन तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही थी, जिसे देखकर सुसिन अपनी बहन को भी इंटरनल कल्टीवेशन सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। वो लीजी को अपने पास बुलाता है और उसे कल्टीवेशन की बुक दिखाता है कि अब से वो भी कल्टीवेशन करेगी। लीजी ये जानकर बहुत खुश होती है, लेकिन सबसे पहले उसे इस कल्टीवेशन को याद करना पड़ेगा। लीजी पढ़ने की कोशिश तो करती है लेकिन कुछ भी पढ़ नहीं पाती क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो लीजी को पढ़ा सके। घर में उसकी मदर ही उसे पढ़ाया करती थी, लेकिन उनके जाने के बाद लीजी अकेली हो गई और उसकी पढ़ाई वहीं पर रुक गई। फिर सुसिन अपनी बहन को अपनी गोद में बिठाकर वो सारी चीजें पढ़कर सुनाने लगता है, लेकिन लीजी अपने भाई से अच्छे से पढ़ नहीं रही थी। इसीलिए सुसिन उसके सर पे एक टपली मारता है और उससे कहता है कल से मैं तुम्हारे लिए एक टीचर रख दूंगा जो तुम्हें कल्टीवेशन के बारे में पढ़ाएगा। सुसिन अपनी बहन को एक साधारण लड़की की तरह नहीं रखना चाहता था क्योंकि सिर्फ वो घर के काम ही करती रह जाएगी, इसीलिए सुसिन उसे कल्टीवेशन सिखा रहा है। तभी वहाँ पर हुआंग आ जाता है जिसे अपने जासूसों की वजह से पता चला था कि जल्द ही ऑफिसर्स उनके एरिया को विजिट करने आने वाले हैं। वो सभी 2 दिन से मजे कर रहे थे और वोकिंग के यहाँ आ जाने से उन लोगों को दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन ये सुनकर सुसिन कहता है नहीं, वो बिल्कुल सही समय पर आ रहा है। और फिर उसी रात को सुसिन अपने एरिया का जायजा ले रहा था जहाँ एक आदमी सबसे बचकर भाग रहा था और उस भीड़ में बिजनेसमैन टैंग भी शामिल था। तभी क्विंग अपने डंडे से उस आदमी को गिरा देता है। सुसिन के पूछने पर टैंग बताता है कि इस आदमी ने पूरे दिन के लिए वैश्यालय को बुक किया और उनकी टॉप ब्यूटीज को अपने पास बुलाया, लेकिन अब वो बिना पैसे दिए भाग रहा है। तभी सुसिन को उस आदमी के चेहरे में कुछ खराबी दिखाई देती है। ध्यान से देखने पर सुसिन को उसके चेहरे में एक मास्क नजर आता है जिसे खींचकर सुसिन बाहर निकाल देता है, जिसे देखकर क्विंग कहता है कि ये एक जाना माना परवट है जिसे ऑफिसर से ढूंढ रहे हैं। तभी वहाँ पर वही ऑफिसर वोकिंग आ जाता है जो सभी को परेशानी उठाने के लिए माफी मांगता है और सभी को बताता है कि उसे ये आदेश मिला है। वोकिंग सुसिन को सर कहकर मिलने की खुशी जताता है, लेकिन सुसिन कहता है उसे सर कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वोकिंग सुसिन से कहता है तुमने इस परवट को पकड़कर बहुत अच्छा काम किया है, इसे मैं तुम्हारे रिकॉर्ड में दर्ज करवा दूंगा। लेकिन सुसिन बस इतने में ही खुश नहीं था, जिसे जानकर वोकिंग के दोनों गार्ड से तलवार निकाल लेते हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऑफिसर वोकिंग से बार्गिंग करने की। सुसिन कहता है इसे आप लेकर जाएंगे और हायर अप्स को ये दिखाएंगे कि इसे आपने पकड़ा है, तो इसमें मेरा हाथ कहाँ से आया। ये सुनकर वोकिंग हंसने लगता है क्योंकि फिक्सन मास्टर भी आसानी से इस पर्वत को वोकिंग को सौंप देते, लेकिन सुसिन पहला है जिसने वोकिंग के सामने बोलने की हिम्मत की है। वोकिंग सुसिन की तारीफ करता है और उससे कहता है कि तुम जैसे इंसान को तो कोर्ट के साथ काम करना चाहिए, लेकिन सुसिन ये कहकर मना कर देता है कि वो इसके लायक नहीं है। ये सुनकर वोकिंग कहता है कोर्ट सिर्फ टैलेंटेड लोगों की कदर करता है, वो कहाँ पर पैदा हुए हैं इससे कोर्ट का कोई मतलब नहीं है। और अभी के लिए वोकिंग के ऊपर सुसिन का फेवर है, जिसके बाद वोकिंग उस पर्वत को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी सुसिन वोकिंग को रोक कर कहता है आप एक बिजी पर्सन हैं और इन जैसे पर्वतों को पकड़ना आपके टाइम की बर्बादी है। अगर आप मुझे 3 दिन देते हैं तो मैं इस तरह के सभी पर्वतों को 3 दिन में पकड़ लूंगा। ये सुनकर वोकिंग कहता है चेंगनिंग इतना बड़ा एरिया है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने 200 आदमी के साथ इन सारे पर्वत को पकड़ सकते हो। जिस पर सुसिन कहता है बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो कि वो सभी खुद ही अपने क्राइम्स कबूल कर सामने आ जाएं तो हायर रैंकिंग ऑफिसर्स इससे बहुत खुश होंगे। फिर सुसिन अपने प्लान को बताता है, जिसे सुनकर वोकिंग हंसने लगता है।
वो सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं बल्कि उसका दिमाग भी बहुत तेज है। वुकिंग सुसिन की बात को मान जाता है और सुसिन से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। सुसिन वुकिंग से कहता है बस छोटे से मामले में उसकी मदद, जिसके बाद वुकिंग अपने गार्ड्स के साथ वहाँ से जाने लगता है। एक गार्ड वुकिंग से पूछता है कि वो दोनों क्या बातें कर रहे थे। ये सुनकर वुकिंग उस गार्ड के माथे पर एक टपली मारता है और उससे कहता है तुम ये नहीं पूछ सकते क्योंकि तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। वुकिंग मन ही मन कहता है साफेंग यानी फिक्सन मास्टर के पास इतना टैलेंटेड पर्सन है, इसका मतलब स्काई फिक्सन में चीजें इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं। जिसके बाद सुसिन मीटिंग हॉल में आ जाता है और हुआंग से पूछता है कि अगले महीने जो उसके स्टेप फादर को सिल्वर टेल्स भिजवाई गई थी तो उस पर उन्होंने कुछ कहा या नहीं। जिस पर हुआंग बताता है कि जब वो सिल्वर टेल्स देने गया था तो मास्टर हु उससे मिले ही नहीं, जिससे सुसिन को समझ आ जाता है कि मास्टर हु पूरी तरीके से सुसिन से कटना चाहता है। हुआंग साथ में ये भी बताता है कि बैम्बू फिक्सन 2 ग्रुप्स में बट गया है। पहला ग्रुप फेंग की तरफ है जो पहले वाले लीडर का बेटा है और 11 में से 3 हॉल मास्टर उसकी ही तरफ हैं, जिनमें से एक को आपने मार दिया है, यानी डाइजोंग भी एक हॉल मास्टर था। सुसिन ये जानना चाहता था कि उन दोनों के स्काई फिक्सन को लेकर क्या विचार हैं। हुआंग बताता है कि वू फेंग ने अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए लड़ाई शुरू की लेकिन को लीडर्स ने उसके प्लान का सपोर्ट नहीं किया। अभी के लिए लकी गो फॉरेस्ट यानी जो सुसिन के अंदर एरिया है वो काफी तरक्की कर रहा है। अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो उसका स्टेप फादर और पनिशमेंट हॉल का मास्टर उसके पीछे पड़ जाएंगे और इसी वजह से सुसिन को एक प्लान आता है कि वो एक स्काई फिक्सन और बैम्बू फिक्सन के बीच लड़ाई करवा दे। फिर अगले दिन एक आदमी वू फेंग से मिलने के लिए उसके पास जाता है लेकिन वू फेंग का गार्ड उस आदमी को रोक लेता है। लेकिन वो आदमी कहता है कि फिक्सन मास्टर ने उससे एक आइटम मंगवाया था जो वो आदमी लेकर आया है। लेकिन वो गार्ड कहता है कि फिक्सन मास्टर अभी बिजी हैं, वो आइटम मुझे दे दो, मैं फिक्सन मास्टर को बाद में वो दे दूंगा। ये सुनकर वो आदमी गार्ड के कान में बताता है कि वो एक प्राइवेट आइटम है जो फिक्सन मास्टर ने उससे मंगवाया है। ये सुनकर उस गार्ड को लगता है कि वो गुप्त रोग की दवाई है। ये सुनकर वो आदमी मुंह पर उंगली रख लेता है और वहीं अंदर वू फेंग अपने लोगों के साथ बैठकर कुछ डिस्कस कर रहा था। तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिसे देखकर वू फेंग उसे भगाने लगता है। तभी वो आदमी वू फेंग से कहता है क्या तुम ही वू फेंग हो? ये सुनकर उनमें से एक को लीडर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फिक्सन मास्टर का नाम लेने की? जिस पर वो आदमी कहता है मैं यहाँ पर एक प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आया हूँ। साथ में वो ये भी कहता है कि जो मेरे स्काई फिक्सन को ऑफेंड करता है उसे सिर्फ मौत ही मिलेगी, जिससे वू फेंग को समझ आ जाता है कि वो मरने वाला है। तभी वो आदमी अपने पंखे से 2 खंजर वू फेंग की तरफ फेंकता है और वू फेंग पास में खड़ी लड़की को सामने कर देता है जिससे वो लड़की मारी जाती है। ये देखकर वो आदमी वहाँ से भागने लगता है। साथ ही वू फेंग से कहता है आने वाले दिनों के लिए तैयार रहना, मैं तुम्हारी जान को किसी न किसी दिन ले लूंगा। ये कहकर वो खिड़की से कूदकर वहाँ से भाग जाता है। तभी उसके साथी वू फेंग से पूछते हैं फिक्सन मास्टर आप ठीक तो हैं? जिस पर वू फेंग चिल्लाने लगता है कि तुम सभी बेकार हो, अभी अभी तुम लोगों ने किया क्या है? ये सुनकर वो सभी ऐसे पूछते हैं क्या हुआ है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सुनकर वू फेंग को और गुस्सा आ जाता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है कि हुआ क्या है, एक असैसिन मुझे आकर मारने वाला था जो स्काई फिक्सन से है। स्काई फिक्सन ने वॉर डिक्लेयर कर दी है और तुम लोग ऐसे ही बस खड़े होकर देखने वाले हो। तभी उनका को लीडर कहता है लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, उसने जानबूझकर स्काई फिक्सन का नाम लिया है। ये सुनकर वू फेंग कहता है अगर तुम लोग ऐसा ही करने वाले हो तो मैं फिक्सन मास्टर की पोजीशन से रिजाइन करता हूँ और इस पोजीशन को तुम ही लोग रखो। ये सुनकर उनका को लीडर स्काई फिक्सन के साथ वॉर डिक्लेयर करने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन वू फेंग उसका हाथ झटक देता है और अपने लोगों के साथ वहाँ से जाने लगता है। उनमें से एक को लीडर दूसरे को लीडर जिसका नाम चेंगहोंग था उससे पूछता है कि उसने वॉर डिक्लेयर क्यों कर दी, क्योंकि इससे तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। जिस पर होंगचंग कहता है कि हमारे फिक्सन मास्टर के ऊपर किसी ने असैसिनेट किया और हम ऐसे ही देखते रह गए, हमें इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए ताकि हम अपने लोगों को दिखा सकें। और मुझे पता है कि स्काई फिक्सन ने कुछ भी नहीं किया, ये सिर्फ गलत फहमी है, ये वॉर सिर्फ वू फेंग को दिखाने के लिए हो रही है और वो कोई भी डिसीजन लेने के लिए बस एक छोटा सा बच्चा है और एक बार वॉर खत्म होने पर वही सारी चीजें होंगी जो मैं चाहूंगा। ये बच्चा सिर्फ मेरे हाथ की कठपुतली बनकर रह जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ वो आदमी जिसने वू फेंग के ऊपर हमला किया था वो रात के अंधेरे में अपना मास्क उतारता है जो सुसिन था। और अगले दिन ये बात स्काई फिक्सन के फिक्सन मास्टर के पास पहुंच जाती है जिसे सुनकर वो बहुत गुस्सा थे। तभी हॉल मास्टर डोंग लूफी को घूरने लगता है। ये देखकर मास्टर लूफी कहता है तुम मुझे क्यों घूरे जा रहे हो, मैं उनसे लड़ना चाहता हूँ लेकिन सामने से ऐसे बेशर्मों वाले काम मैं नहीं करता। तभी तीसरा हॉल मास्टर फिक्सन मास्टर को समझाता है कि ये वॉर टाली नहीं जा सकती चाहे गलतफहमी कुछ भी रही हो। ये सुनकर फिक्सन मास्टर भी सभी को वॉर के लिए तैयार होने के लिए कह देते हैं, अगर वॉर होना ही है तो इसे एडवांटेज में बदल दो। तभी हॉल मास्टर अपने आदमी से पूछता है कि सुसिन ने इन 2 दिनों में कुछ किया है, जिस पर वो आदमी कहता है
उसने पिछले 2 दिनों में लकी गो फॉरेस्ट से बाहर कदम ही नहीं रखा, जिससे हॉल मास्टर को समझ आ जाता है कि सुसिन इन सभी के पीछे नहीं है और वॉर की बात पूरे स्काई फिक्शन में फैल जाती है। सुसिन अपने लोगों के साथ ट्रेनिंग हॉल में खड़ा था और इस बार जो जिस एरिया को डोमिनेट करेगा वो एरिया उस पर्सन का हो जाएगा। फिर सुसिन अपने सभी साथियों को बताता है कि फिक्शन मास्टर ने एक वॉर डिक्लेयर कर दी है और जो भी एक आदमी को मारेगा उसे 1000 सिल्वर टेल्स दिए जाएंगे, जिसे सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। सुसिन उन सभी में जोश भरते हुए कहता है कि आज की रात हमारी रात है, आज हमें सबको दिखा देना है कि हम कम नहीं हैं। हमारा एक आदमी भी पूरे बैम्बू फैक्शन के खिलाफ खड़ा हो सकता है। ये सुनकर सभी किल किल के नारे लगाने लगते हैं और सभी एक साथ मिलकर बैम्बू फैक्शन के ऊपर हमला कर देते हैं। सबसे पहले वो सभी मिलकर एंट्रेंस के गार्ड को मारते हैं, जिसके साथ ही वो सभी बैम्बू फैक्शन के अंदर आ जाते हैं, जिसे जी गैंग लीड कर रहा था। बैम्बू फैक्शन का को लीडर अंदर आराम से बैठा हुआ था। तभी उनका एक आदमी आकर बताता है कि उनके सारे लोग मारे जा चुके हैं। तभी अंदर सुसिन के लोग भी आ जाते हैं, जिन्होंने चारों तरफ से उस मोटे को घेर लिया था। तभी हुआंग सुसिन को बताता है कि एक को लीडर पकड़ा गया। ये सुनकर सुसिन जी गैंग से कहता है कि मेरे लिए एक सामने रास्ता बनाओ। बाकी अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। बाकी जो पिछली सीरीज एक्सप्लेन की थी उसके उतने ही चैप्टर थे। अगर आगे के कुछ चैप्टर्स आ गए होंगे तो उन्हें एक्सप्लेन कर इसके सेकंड पार्ट को डालूंगा। और जाने से पहले ये तुम्हारे लिए, कभी सोचा है कि एक छोटी सी बात कैसे दिमाग में तूफान बन जाती है? एक हाँ सुना तो लगा, शायद ना कह रही थी। एक ना सुना तो लगा, उसमें शायद एक छुपी सी हाँ थी। और फिर ये सोचता रह गया कि कहीं मेरी जान को बुरा तो नहीं लगा। बस इसी चक्कर में हम खुद ही अपने दिमाग के दुश्मन बन बैठते हैं, खुद ही सवाल बनाते हैं, खुद ही जवाब देते हैं। लेकिन जान, कभी कभी ना सोचना ही सही होता है। छोड़ो, जिंदगी ज्यादा सुंदर है अगर बस उसे महसूस करो तो जान, छोटी सी बात को बस छोटा ही रहने दो। जिंदगी सिंपल रखो, खुद पे थोड़ा रहम करो